और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनसीपी ऑफिस के उद्घाटन से पहले हंगामा, अजीत पवार गुट को नहीं मिली चाबी, नाराज कार्यकर्ताओं ने धक्का मारकर खोला दरवाजा। लालू परिवार की बढ़ रही मुश्किलें, बीजेपी नेता बोले नीतीश कुमार अगले 10-15 दिनों में सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। अमेरिका में एक साथ 10,000 लोगों ने किया भगवत गीता का पाठ, गुरु पूर्णिमा के मौके पर पढ़े गए श्लोक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एससीओ समिति, भारत के लिए ये क्यों है इतना महत्वपूर्ण, चीन पाक को क्या मिलेगा संदेश। कांवड़ पथ की सुरक्षा के लिए योगी सरकार के खास निर्देश, ड्रोन से होगी निगरानी, 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एससीओ समिति में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बिना नाम लिए साधा निशाना, कहा कुछ देश आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। बिहार में सियासी उथल-पुथल के संकेत, राज्यसभा के उपसभापति से मिले नीतीश कुमार, क्या एनडीए में होंगे शामिल। दिल्ली में नियुक्ति विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, उपराज्यपाल को नोटिस। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी दो गुटों में बट गई है। एक गुट में शरद पवार का और दूसरा गुट डिप्टी सीएम अजीत पवार का है। इस बीच खबर ये है कि एनसीपी के नए ऑफिस के उद्घाटन से पहले ही हंगामा हो गया। अजीत पवार के गुट को ऑफिस की चाबी नहीं मिली तो नाराज कार्यकर्ताओं ने धक्का मारकर दरवाजा खोला है। एनसीपी के नए ऑफिस के उद्घाटन से पहले हंगामा की खबर है। अजीत पवार गुट को चाबी नहीं मिली तो कार्यकर्ताओं ने धक्का मारकर दरवाजा खोला। खबर ये है कि एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे इस्तीफा दे सकते हैं। अमोल कोल्हे शिखर लोकसभा क्षेत्र में सांसद हैं। आज शरद पवार से अमोल कोल्हे मुलाकात करेंगे और अपने फैसले पर शरद पवार से सलाह करेंगे। ये मुलाकात वाईबी सेंटर पर शाम 6 बजे से होगी, लेकिन पार्टी में अमोल कोल्हे बने रहेंगे। शरद पवार के साथ अमोल कोल्हे संगठन का काम करेंगे। अजीत पवार और 8 मंत्रियों की शपथ विधि के समय राजभवन के अमोल कोल्हे उपस्थित थे। कल ट्वीट कर अपनी निष्ठा शरद पवार के प्रति जाहिर की थी। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद कांग्रेस पार्टी की मुंबई में आज अहम बैठक होगी। विधान भवन में प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं, विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। इसमें अजीत पवार समेत 8 एनसीपी विधायकों के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद प्रवेश में बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। इस दौरान विधानसभा में नए विपक्ष के नेता पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस ने इस पद के लिए पहले ही दावा ठोका है। अशोक चौहान, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, अमित देशमुख, बाला साहेब ठोकराटे और प्रभारी एचके पाटिल मीटिंग के लिए पहुंचे गए हैं। लालू परिवार की बढ़ रही है मुश्किलें, बीजेपी नेता बोले नीतीश कुमार अगले 10-15 दिनों में सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी के घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में राजद प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव का भी नाम है। इस बात को लेकर तमाम नेताओं का बयान सामने आ रहा है। जमीन के बदले नौकरी के घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में राजद प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम है। इस बात को लेकर बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह रिजर्व रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड अमीरों को लूटता था और गरीबों को पैसे मुहैया कराता था, लेकिन रॉबिन हुड के विपरीत भ्रष्टाचार का पहला परिवार गरीबों को लूटता है, उनकी जमीन हासिल करता है और अपनी जेबें भरता है। 600 करोड़ रुपए का घोटाला करता है। इस मामले में जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोप पत्र दाखिल करने के समय को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। विपक्षी दलों की एकता पर ध्यान रखें,
इन जांच एजेंसियों का इस तरह दुरुपयोग पहले कभी नहीं किया हुआ था। इस मामले में बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा, नीतीश कुमार अगले 10-15 दिनों में बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। 13 तारीख को जब इन्हें अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, सीबीआई उनकी रिमांड मांगेगी और उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि सोमवार को ही जमीन के बदले रेलवे से नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई ने दूसरी फ्रेश चार्जशीट लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल की थी। इस चार्जशीट में मुख्य प्लांट सीबीआई ने ये रखा था कि प्राइवेट कंपनी के नाम पर एक लैंड को 10.83 लाख रुपए में खरीदा गया और फौरन ये लैंड और इसके अलावा कुछ और लैंड तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर कर दी गई। इसके बदले बस 1 लाख रुपए के शेयर्स ट्रांसफर किए गए। लैंड ट्रांसफर के दौरान कंपनी को ये जमीन तकरीबन 1,77,00,000 की पड़ी थी और इसे मात्र 1 लाख रुपए में लालू और उनके परिवार के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि मार्केट वैल्यू और ज्यादा थी। जांच के दौरान सीबीआई ने एक हार्ड डिस्क भी रिकवर की थी जिसमें नौकरी के लिए जमीन देने वाले कैंडिडेट्स की डिटेल्स थी। अमेरिका में एक साथ 10,000 लोगों ने किया भगवत गीता का पाठ। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पढ़े गए श्लोक अमेरिका के टेक्सास राज्य में उस समय का एक नया इतिहास बन गया है, जब योग संगीता और SGS गीता फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक साथ 10,000 लोगों ने गीता का पाठ किया। अमेरिका के टेक्सास में गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 समंदर पार स्थित इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 10,000 लोगों ने एक साथ भगवत गीता का पाठ किया। बता दें कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम टेक्सास के एलन ईस्ट सेंटर में योग संगीता और SGS गीता फाउंडर ने कराया। भगवत गीता पारायण यज्ञ के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने सभी को मंत्र मुक्त कर दिया है। बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए खास तैयारियां की गई थी। मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन पर महाभारत का वह दृश्य दिखा रहा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने बृहद स्वरूप में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते हुए महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें उपदेश देते हुए और धर्म व कर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। गीता पाठ के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हुए। योग संगीता ट्रस्ट अमेरिका और SGS गीता फाउंडेशन द्वारा कराया गया यह कार्यक्रम अमेरिका में अपनी तरह का पहला आयोजन था। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए अमेरिका में लोगों को हिंदू संस्कृति के साथ साथ गीता के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। बता दें कि अमेरिका में 30 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं और वे इस देश के विकास में अपनी अहम भूमिका और योगदान दिए जाते हैं। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के CEO से लेकर टेक्नोलॉजी, मेडिकल के क्षेत्र में इस समुदाय के कई लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। भारत G20 के साथ SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्चुअल शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ जैसे नेता भाग ले रहे हैं। भारत की मेजबानी में पहली बार यह सम्मेलन वर्चुअल हो रहा है। SCO समिति यानी संघाई शिखर सहयोग संगठन सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यह सम्मेलन PM मोदी की जून से अमेरिका यात्रा के बाद हो रहा। खास बात यह है कि पहली बार भारत की मेजबानी में यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया जा रहा। इससे पूरी दुनिया भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के साथ डिजिटल इंडिया की ताकत भी देखेगी। PM मोदी ने इस बार में शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से कराने का फैसला किया था।
संयोगवश भारत एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में भी ऐसे वक्त में संभाल रहा है जब वह पहले से ही G20 की कमान संभाले हुए है, यानी भारत G20 का 1 साल के लिए अध्यक्षता बना है। संघाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के नियंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रमुख रूप से शामिल हो रहे हैं। अन्य 4 देशों के टॉप लीडर भी सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देश के एससीओ सम्मेलन में स्थायी सदस्य हैं। ईरान को भी इस बार शिखर सम्मेलन का सदस्य बनाए जाने की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान का नाम प्रस्तावित किया है। ईरान रूस का दोस्त है, जबकि अमेरिका से उसका 36 का आंकड़ा है। एससीओ शिखर की स्थापना 2001 में रूस व चीन ने उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जैसे देशों के साथ लेकर की गई थी। महत्वपूर्ण क्षेत्रीय, प्रभावशाली और आर्थिक सुरक्षा ब्लॉक है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में सदस्य बनाया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रस्ताव पर भारत और चीन की सिफारिश पर पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एससीओ का सदस्य बनने के बाद पहली बार 2018 में इसे सिक्योर नाम दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अर्थ एस से सुरक्षा, इकोनॉमिक्स, सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, आर से संप्रभुता और रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और ई से एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण संरक्षण। इस प्रकार पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन का स्वरूप ही बदल दिया। इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश भी पीएम के कायल हो गए हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में यूरेशियाई महाद्वीप का विकास, आर्थिक सुरक्षा और सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, वैश्विक विकास और तकनीकी साझा करने समेत जैसे अहम मुद्दों पे चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा भारत चीन सीमा विवाद और 3 वर्षों से चल रहे तनाव के मसले पर पुतिन शी जिनपिंग के बात कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त भारत चीन में तनाव बने रहना रूस के हित में ही नहीं होगा, वह भी ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हो और दूसरी तरफ उसके भारत व चीन जैसे 2 दोस्त आपस में भिड़ रहे हैं। इसीलिए पुतिन इस तनाव को कम करने की पहल कर सकते हैं। भारत के लिए इस बार सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण होगा। यह संयोग ही के इस वक्त भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा, जो कि बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एससीओ भी यूरेशियाई देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऐसे में 2 संगठनों की एक साथ अध्यक्षता से भारत के पास अपने ग्लोबल लीडरशिप प्रदर्शित करने का शानदार मौका है। इसके अलावा जिस तरह से यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कायम रखते हुए भारत ने रूस, यूक्रेन समेत अमेरिका और यूरोपीय देशों को साथ रखा है, वैसे ही एशियाई देशों में अपनी छवि और अधिक मजबूत करने का अवसर है। साथ ही चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराने का वक्त है। वर्चुअल रूप से इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करके भारत अपनी डिजिटल इंडिया की ताकत भी पूरी तरह से दिखा रहा है। भारत के लिए एससीओ इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह एक ऐसा देश है जो किसी के दबाव में काम नहीं करता है और अपना रास्ता, अपनी नीति खुद तय करता है। कांवड़ पथ की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने किए खास इंतजाम। ड्रोन से होगी निगरानी, 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज से शुरू हो रहे सावन के महीने में कांवड़ियों की यात्रा को देखते हुए खास इंतजाम किए हुए हैं। सावन महीने की आज से शुरुआत हो रही है। ये महीना भगवान शिव के पूजन का महीना माना जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ पथ की सुरक्षा और कांवड़ियों की सुविधा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है।
इस बार जहां एक तरफ कांवड़ यात्रा मार्ग पर ड्रोन से निगरानी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ पथ के आसपास की सभी नॉनवेज और वाइन शॉप को बंद करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही मेरठ से लेकर मुजफ्फरपुर नगर और हरिद्वार बॉर्डर तक कांवड़ियों के रास्ते पर 2500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बता दें कि हरिद्वार के गंगा घाटों से जल लाकर भगवान शिव के विभिन्न मंदिरों में जलार्पण के लिए कांवड़ियों का हुजूम निकलने वाला है। उनकी भक्ति में कोई खलल न पड़े, इसको लेकर यूपी की योगी सरकार ने खास तैयारियां की है। आयोजकों की अनुमति देने से पहले शपथ पत्र लेने को कहा गया है और पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। हाईवे पर पड़ने वाले अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही भड़काऊ बयान देने वाले के साथ कड़ाई से पेश आने वालों के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटने को भी कहा गया है। मुजफ्फरनगर जिले में सबसे ज्यादा कांवड़ पथ पड़ते हैं, इसीलिए कांवड़ मार्ग पर एक एक नॉनवेज की दुकानों को बंद कर दिया गया है। होटल और रेस्टोरेंट के बाहर लगाए गए डिस्प्ले को भी तिरपाल से पूरी तरह ढक दिया गया है। मुजफ्फरनगर के कुल 7 रास्तों से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए कांवड़ यात्री गुजरते हैं। सभी रास्तों पर साफ सफाई के साथ साथ लाइटिंग और सीसीटीवी का इंतजाम किया गया है। मुजफ्फरनगर से 9 जोन और 80 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां 12-12 घंटे पर 3 शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 1527 सीसीटीवी कैमरों से शहर से निगरानी की जाएगी। कांवड़ पथ में पड़ने वाला दूसरा सबसे बड़ा जिला मेरठ भी तैयार है। यहाँ कांवड़ मार्ग पर 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन भी हरिद्वार में लगने वाले साल के सबसे बड़े मेले के लिए कमर कस के तैयार है। सोमवार शाम हरिद्वार में गंगा आरती के साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा की पुष्टि से पहले हरिद्वार में 8000 जवान तैनात है। कुल मिलाकर पूरे सावन में माहौल भक्तिमय रहने वाला है और आज से सावन के अंत तक योगी सरकार कांवड़ यात्रा की सफलता से लेकर धार्मिक स्थलों को पवित्रता तक कोई कोर कसर छोड़ते नहीं दिख रही। एससीओ समिति में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बिना नाम लिए निशाना साधा है और कहा है कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। इस समिति में पाकिस्तान के पीएम भी मौजूद थे। एससीओ समिति में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। आतंकवाद एक प्रमुख खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषयों पे दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पिछले 2 दशकों में एससीओ पूरे एशियाई क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। हमने हमारे प्रयासों को 2 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। पहला वासुदेव कुटुंबकम और दूसरा सिक्योर यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अन्य एससीओ का विजन है। भारत ने इस दृष्टिकोण के साथ एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं: स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिटेशन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इन्फ्लुएंसर व अन्य। बिहार में सियासी उथल पुथल के संकेत। राज्यसभा के उपसभापति से मिले नीतीश कुमार। सवाल ये है कि क्या नीतीश एनडीए में जाएंगे? दरअसल चुनावी तैयारियों को लेकर नीतीश कुमार इन दिनों अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं। आमने सामने होने वाली बातचीत के इस क्रम में उनकी मुलाकात हरिवंश नारायण से हुई। क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने वाला है? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा
उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से हुई मुलाकात के बाद से उठने लगा है। हरिवंश नारायण जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सांसद हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार तेज हो गया है। इस बात का अंदेश लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि इसे लेकर न तो एनडीए और न ही नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान जारी है। जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण ने पार्टी के मान के करने के बावजूद नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उनके इस कदम पर नीतीश कुमार की पार्टी ने नाराजगी भी जताई थी। हालांकि वर्तमान में दोनों की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब नीतीश कुमार का पाला बदलने को लेकर कयास तेज हो चुके हैं। दरअसल चुनावी तैयारियों को लेकर नीतीश कुमार इन दिनों अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं। आमने सामने होने वाली बातचीत के इसी क्रम से उनकी मुलाकात हरिवंश नारायण से हुई। क्रिकेट और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बावजूद बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को एक बार फिर स्वीकार करेगी और करेगी भी तो किन शर्तों पर? क्योंकि हाल के दिनों में अमित शाह कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा था कि बीजेपी के रास्ते नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। हालांकि आखिरी दौर पर उन्होंने नीतीश पर सीधे हमला नहीं बोला। इस बार उन्होंने करप्शन के मुद्दे पर बात की। सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को 11 जुलाई तक टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का या उपराज्यपाल का होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उमेश कुमार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन फिलहाल शपथ नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को 11 जुलाई तक टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार या उपराज्यपाल का है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। एलजी ने केंद्र के सेवाओं को लेकर जारी नए अध्यादेश के तहत जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति की थी। इससे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस नियुक्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। केंद्र अध्यादेश ला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे। दिल्ली में चुनी सरकार के तहत ये नियुक्ति आती है। दिल्ली सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह है। एलजी का ये कदम चौंकाने वाला है। केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अध्यादेश ले आई और एलजी के उसके तहत नियुक्ति कर दी। यही सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली का प्रशासन दिल्ली सरकार को चलाना है। दिल्ली सरकार वोटर के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसके पास कदम उठाने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, क्या डीईआरसी चेयरमैन शपथ ले चुके हैं? सिंघवी ने इस पर जवाब दिया, उनको गुरुवार को शपथ लेनी है। इस नियुक्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। सिंघवी ने कहा, दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देने की योजना शुरू की। उपराज्यपाल द्वारा उस स्कीम को बंद करने की कोशिश है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।